हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे 60 MCQs रिलेटेड टू टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हम पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। हु डिफाइंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर अ होल कंसिस्टिंग ऑफ इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरैक्टिंग फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड एथिकल कंपोनेंट्स। ये डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्स की किसने दी थी कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? एक होल होता है जिसमें सारी चीज़ें क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, जिसमें आपका फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल सारे एथिकल कंपोनेंट्स आते हैं। एडविन प्रीवो, माइकल जे, रॉबर्ट ओन या पीटर डिगर। एंड द करेक्ट आंसर इज माइकल जे। माइकल जे जूइस ने ये डेफिनेशन दी थी ह्यूमन रिसोर्स की। Dash refers to a series of activities undertaken by the HR managers for filling the present and future vacancies of the organization. इनमें से कौन सी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें जो HR मैनेजर्स होता है वो जो वैकेंसीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, जिनको हम लोग भर्ती बोलते हैं, प्रेजेंट में हो कोई वैकेंसी निकली है या फ्यूचर में है निकली है, उसको फिल करता है। कौन सा फंक्शन में जाएगा ये? मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन, प्रोक्यूरमेंट या डेवलपमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है जिसमें सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो किस लिए होती हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब वैकेंसीज निकली हैं वर्तमान में या भविष्य में आने वाली, इनको भरा जा सके। इसमें आपका प्रोक्यूरमेंट में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेलबींग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है आउटर वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो लाइक इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपका आ गया, ग्रीवांस हैंडलिंग, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और डेवलपमेंट का मतलब होता है करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं। Dash is a process of checking the efficiency of the individuals and the groups in fulfilling the plans and goals through follow-up measures. किस प्रोसेस में इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को चेक किया जाता है ताकि जो भी प्लान, गोल, ऑब्जेक्टिव सेट किए जा सके करे हैं उनको मेज़र किया जा सके। डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या स्टाफिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोलिंग। ये मैनेजरियल फंक्शंस हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैनेजरियल जो फंक्शंस होते हैं इसमें जो कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स, गोल सेट किए गए हैं इस स्टेज पे आके ये चेक किया जाता है कि हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो जो हमने सोचा था वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं होता है तो फिर उसके लिए उस तरह से एक्शंस लिए जाते हैं। डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्ट करना, एम्प्लॉयज़ को बताना उन्हें क्या करना है। प्लानिंग का मतलब ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं उसको हम किस तरह से अचीव करेंगे। और स्टाफिंग का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, अपने स्टाफ को हैंडल करना, मैनेज करना, सारी चीज़ें आती हैं। फोर्थ वन इज पर्सनल मैनेजमेंट इज डैश इन नेचर। पर्सनल मैनेजमेंट होता है एक, और एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है ये कैसा होता है नेचर में? प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, स्ट्रैटेजिक या ऑल ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई इशू अराइज होता है तब आप उसका सल्यूशन देते हो। तो पर्सनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि कोई भी इशू आया तब रिस्पॉन्ड किया जाता है, तब उसको सॉल्व किया जाता है, दैट इज़ रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है खुद से आगे चीज़ों को करना, सारी चीज़ें हैंडल करना। और स्ट्रैटेजिक का मतलब होता है जब एक तहत रणनीति बना के किया जाता है। तो पर्सनल मैनेजमेंट को रिएक्टिव कहा जाता है नेचर में, और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है ये आपका प्रोएक्टिव होता है। नेक्स्ट है आपका डैश पर्टेन्स टू लुकिंग एट इवेंट्स और सिचुएशंस फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम इवेंट्स और सिचुएशंस को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? सिंपैथी, एम्पैथी, कंसर्न या सपोर्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के शूज़ में खुद को फिट करके चीज़ों को देखना। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति हो जाता है। कंसर्न का मतलब आप किसी की तरफ कंसर्न्ड हो, उसकी केयर कर रहे हो। सपोर्ट का मतलब अपना सपोर्ट देना। तो एम्पैथी का मतलब होता है किसी भी इवेंट को, सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके देखना, उस जगह पे खुद को रख के देखना, उसको कहते हैं एम्पैथी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। Which function of management refers to the determination of the pay scale and other benefits for the employee? किस फंक्शन में मैनेजमेंट में के पे स्केल है या जो भी अदर बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉयर के, उसको देखा जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है।
मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, कंपनसेशन या इंटीग्रेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज कंपनसेशन। कंपनसेशन में हम पे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अदर बेनिफिट्स होते हैं, वो सारे देखते हैं। Which of the following involves attracting and obtaining as many applications as possible from eligible job seekers? इनमें से किसमें अट्रैक्टिंग आती हैं, ऑब्टेनिंग लेते हैं एप्लीकेशंस। जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब सीकर्स मतलब जो जॉब करने में इंटरेस्टेड है, जिनको जॉब करनी है, जो एलिजिबल हैं जॉब करने के लिए, किस प्रोसेस में, किस चीज़ में जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो एलिजिबल जॉब सीकर्स होते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस ली जाती हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल या जॉब एनालिसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का सीधा सा मतलब होता है कोई वैकेंसी ऑर्गेनाइजेशन में निकली है और अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सिर्फ उस जॉब के लिए अप्लाई करना। इसीलिए इसको कहा जाता है इट इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग एंड ऑब्टेनिंग एज मैनी एप्लीकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस को लेके आना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको रिक्रूटमेंट कहा जाता है। सिर्फ भर्ती के लिए अप्लाई किया, आपने फॉर्म और एप्लीकेशन फिल करके दिया, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन का मतलब होता है जब वो सारे एप्लीकेशंस को फ़िल्टर आउट किया जाता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको चूज़ किया जाता है, जो बेस्ट सुटेबल होते हैं, उसको सिलेक्शन कहा जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो एम्प्लॉय कंपनी में परफॉर्म कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को जज करना, चेक करना, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एंड जॉब एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को डीपली एनालाइज करना, लाइक क्या टास्क ज़रूरी है, क्या टाइम ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आती हैं जॉब एनालिसिस का मतलब। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एलिजिबल जॉब सीकर्स से एप्लीकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लेना। Which study concerned with designing a job according to the human capabilities and characteristics in terms of their work environment so that they can perform their jobs effectively? कौन सी स्टडी कंसर्न्ड होती, जुड़ी होती एक ऐसी जॉब को डिज़ाइन करने में जिसमें ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा जाता है उनके वर्क एनवायरनमेंट के, ताकि वो अपनी जॉब को ज़्यादा इफेक्टिवली कर सके। साइकोलॉजी, जॉब एनालिसिस, अर्गोनॉमिक्स या टास्क असॉर्टमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज अर्गोनॉमिक्स। इसमें क्या करते हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटी, जिस बंदे की जो कैपेबिलिटी है एम्प्लॉय की और जो ऐसा काम का नेचर है, उन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के जॉब को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्टिव हो। तो ये अर्गोनॉमिक्स कहलाता है। साइकोलॉजी, एवरीवन नोज, रिलेटेड टू माइंड, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होती है। जॉब एनालिसिस बता चुके हैं। टास्क असॉर्टमेंट का मतलब होता है कंबाइंड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, ग्रुप ऑफ टास्क, जॉब्स, ये सारी जब एक साथ आती है तो उसको बोलते हैं टास्क असॉर्टमेंट। Which of the following refers to the development of work practices that challenge and motivate the employees to perform better? इनमें से कौन सा रिफ़र करता है डेवलपमेंट ऑफ वर्क प्रैक्टिसेस को डेवलप करना, चैलेंज करना, मोटिवेट करना, ताकि एम्प्लॉय जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो वर्क प्रैक्टिसेस को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब स्ट्रक्चर, जॉब इनरिचमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय होते हैं उसकी जो जॉब होती है उसको और ज़्यादा चैलेंजिंग बनाना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड करना, नए टास्क ऐड करना, नई चीज़ें ऐड करना उसमें, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो सके और बेटर परफॉर्म कर सके और उसको भविष्य में और अच्छी पोजीशंस के लिए भी एक तरह से इसमें तैयार किया जाता है। जॉब रोटेशन का मतलब होता है जॉब का रोटेशन होना, आपको जो जॉब दी गई है उस जॉब में और चीज़ें ऐड करके आपको दूसरे उसमें भेज दिया गया, दैट इज़ जॉब रोटेशन। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब होता है जॉब को इनलार्ज करना, बड़ा करना। इसमें क्या होता है, एक जैसा टास्क, सिमिलर वर्क को ऐड किया जाता है, तो ये हॉरिजेंटल लेवल पे एक्सपेंशन होता है। तो कभी कभी पूछते भी हैं जॉब इनलार्जमेंट क्या होता है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। तो जॉब इनलार्जमेंट होता है हॉरिजेंटल लेवल पे एक्सपेंशन करना, कि सिमिलर वर्क को ऐड कर दिया गया। ठीक है। ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HRM डज नॉट इंक्लूड। HRM के दो मेन फंक्शंस होते हैं, मैनेजरियल और ऑपरेटिव। तो ऑपरेटिव फंक्शंस जो होते हैं HRM उसमें से क्या नहीं आता है, प्रोक्यूरमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग।
प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग को छोड़ के बाकी ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये HRM के ऑपरेटिव होते हैं, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन। बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ HRM आर, बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस क्या होता है HR का? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो दो मेन फंक्शंस हुए HRM के, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव। मैनेजरियल में ये चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिव में जो एक्चुअल वहाँ पे वर्किंग होते हैं, प्रोक्योरमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, ये सब आता है। KSA स्टैंड्स फॉर, KSA किसका एक्रोनिम है? नॉलेज स्किल एबिलिटीज, नॉलेज सिस्टम एप्टीट्यूड, नॉलेज स्किल अप्रोच, की सिस्टम एप्टीट्यूड, एंड द करेक्ट आंसर इज नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज़। और ये जनरली जब रिक्रूटमेंट होता है उस समय पे देखा जाता है कि कैंडिडेट्स की क्या नॉलेज है, क्या स्किल या क्या एबिलिटीज़ है, ये टर्म वहाँ जनरली यूज़ होता है। KRA किसके लिए स्टैंड करता है? नॉलेज रिटेंशन एबिलिटीज़, की रिजल्ट एरिया, नॉलेज रिजल्ट अप्रोच या की रिक्रूटमेंट एरिया, एंड द करेक्ट आंसर इज की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया का मतलब होता है उन एरियाज़ को फाइंड आउट करना, की एरियाज़ को फाइंड आउट करना जहाँ पे हमको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये MBO का टर्म है, जब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जब गोल सेटिंग होती है तो गोल सेट करते हैं जब आपके सबऑर्डिनेट्स और मैनेजमेंट, तो वहाँ पे ऐसे एरियाज़ को सर्च किया जाता है, उनको बोलते हैं की रिजल्ट एरिया, जहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ऐसे एरियाज़ को फाइंड आउट करना। विच इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द स्किल्स, ड्यूटीज़ एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें स्किल्स, ड्यूटीज़ और नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि जॉब्स को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सके ऑर्गेनाइजेशन में? जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब डिज़ाइन या जॉब एनालिसिस, एंड द करेक्ट आंसर इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है? पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। और वो इंफॉर्मेशन क्या गैदर की जाती है, किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या स्किल्स की ज़रूरत है, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत है, और वो सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है। और जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की रिलेटिव वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है, उसको डिसाइड करना। और जो जॉब डिज़ाइन है आपका, जॉब एनालिसिस के बाद जो होता है वो जॉब डिज़ाइन की जाती है, जब इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है तब ये देखा जाता है कि किस तरह की जॉब आप डिज़ाइन करनी है। विच मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन ऑफ जॉब इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली? कौन सा, जैसे जॉब एनालिसिस हमने पढ़ा, तो जॉब एनालिसिस में हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो डेटा कलेक्शन जो होता है जॉब का, वो कौन से मैथड में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और कॉस्टली होता है? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर या चेकलिस्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरव्यू मैथड। जॉब एनालिसिस में कुछ मैथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के, तो ऑब्जर्वेशन मीन्स एम्प्लॉय को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस बेस पे आपने डिटेल्स नोट कर ली। इंटरव्यू का मतलब आप उससे एक बंदे से पूछ रहे हैं जाके। क्वेश्चनर, आपने क्वेश्चंस कुछ फ्रेम किए हैं और आपने एम्प्लॉयज़ में दे दिया कि उनको ये इसके आंसर्स फिल करके देने हैं। चेकलिस्ट का मतलब होता है आपको जो जो रिक्वायरमेंट लगती है उसके बिहाफ पे आपने चेकलिस्ट डिसाइड किया कि क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है इंटरव्यू, क्योंकि एक एक बंदे से जाके पूछना उसमें टाइम लगता है और वो कॉस्टली भी होता है। तो इतने MCQs हमने डिस्कस किए, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।